का जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये चैप्टर का आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, मतलब फर्स्ट चैप्टर एक तरीके से। जस्ट कल तो हमने इंट्रोडक्शन ही किया था सारा, ठीक है, कल इंट्रोडक्शन था हमारा। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आपको करना है कि आपको कोई भी डाटा दे रखा होगा, तो वो जो सबसे पहला डाटा आपका जो फॉर्म रहती है दैट इज रो डाटा। रो डाटा हम किसे कहते हैं कि कोई भी डाटा कलेक्शन है जिसको हमने अभी ऑर्गेनाइज नहीं किया है, ऐसा डाटा जो ऑर्गेनाइज्ड ना हो, बस आपने लेके उसको रख लिया है। जैसे एक सर्वे करने के लिए आप जाते हैं, सर्वे कर रहे हैं आप पॉपुलेशन सेंसस का, ठीक है, जनगणना चेक करना चाह रहे हैं, तो आप घर घर जाके डाटा ले रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक उसको ना टैबुलर फॉर्म में किया ऑर्गेनाइज, ना आपने कोई बार ग्राफ बनाया, ना कोई चार्ट बनाया, ना कुछ भी। तो ऐसे डाटा को हम रॉ डाटा कहते हैं, ठीक है। और अगर इसी डाटा को हम अरेंज कर दें अकॉर्डिंग टू सम ऑर्डर, कोई भी उनको किसी क्लास वाइज कर दें या किसी और तरीके से हम अरेंज कर दें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, तो वो डाटा क्या बन जाता है, एरे बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म इसमें आती है एरे। एरे क्या होता है, आपके पास डाटा की अरेंजमेंट करना, रो डाटा को अरेंज कर दो किस तरीके से, आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। और असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे आपको सबसे मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाती है उस डाटा की, और उस डाटा की सबसे लोअर वैल्यू पता चल जाती है। तो उनके बीच का जो आप डिफरेंस निकालते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट मेंबर एंड द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ द एरे, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ डाटा। तो रेंज क्या होता है, आपके पास जस्ट डिफरेंस होता है बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, जो भी उसके अंदर रहेगा हमारे पास नंबर, उनका डिफरेंस रहता है, ठीक है, दैट इज रेंज। जैसे कि अगर हम ये कहें किसी एक क्लास की मैं वही हाइट से मेजर कर रही हूँ स्टूडेंट्स की, तो हाइट में मान लीजिए सबसे बड़ी जो हाइट निकल के वो 74 इंचेस निकल के आई, और सबसे छोटी हाइट 60 इंचेस निकल के आई है, 74 और 60। तो इनका अगर हम डिफरेंस देखें दैट इज 14 इंचेस, मतलब जो आपकी एवरेज रेंज चल रही है उसका जो गैप है वो 14 इंचेस का है। उस 14 के अंदर अंदर ही हमारी सारी आ चुकी हैं हाइट्स, ये हमें पता चल जाता है रेंज से, रेंज ऑफ डाटा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या है, जो चैप्टर हम स्टार्ट करें उसका मीनिंग है क्या। देखो, जब आपका बहुत ही ज्यादा बड़ा डाटा हो, रॉ डाटा है, बहुत ही बड़ा डाटा है, और उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख के छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो एक तरीके से यूजफुल नहीं हो पाता है हमारे लिए। हम देखते ही नहीं बता सकते कि 36 कितनी बार आया है। कोई डाटा है, मान लो 100 आइटम्स है, उन 100 आइटम्स में से हमारी एक एलिमेंट कितनी बार आ रहा है, या इस एलिमेंट को कितनी बार, तब चलो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते ही देख लेंगे, लेकिन उसको एक टेबुलर फॉर्म में अगर हम ले आए तो वो और इम्प्रेसिव लगता है, ठीक है। तो अगर हम डाटा को अकॉर्डिंग टू क्लासेस डिवाइड कर दे, अगर मैं ये कहूँ कि 30 से 40 के बीच बीच में जिसके मार्क्स थे वो हमने एक लिख लिए इकट्ठे, जिनके 40 से 50 के जो मार्क्स थे उनको हमने इकट्ठा लिख लिया, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है, ऑर्डर भी पता चल जाता है, मेंटेन रहता है ऑर्डर भी। और इस तरीके की जब हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज लिख देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। कि कॉरस्पॉन्डिंग हम फ्रिक्वेंसी लिख दे, क्लास में डिवाइड कर दी, क्लास प्लस फ्रिक्वेंसी दोनों काम कर दिया हमने, तो वो क्या बन जाता है आपके पास, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने किसी भी यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स की हाइट ही मेजर कर रहे हैं, मैं एग्जांपल हर जगह वही लेके चलूंगी, 100 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनकी हाइट मेजर कर रहे हैं, तो ये डाटा मैंने कलेक्ट किया था, उसकी टेबल बना ली मैंने। टेबल कैसे, यहाँ हाइट ली हमने और यहाँ पे ले लिया उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए उस रेंज में, तो हाइट 60 से 62 जिन जिन की हाइट थी, इसके बिटवीन में जिसकी हाइट थी वो स्टूडेंट थे 5,
मतलब 5 बच्चों की हाइट इनमें से कोई भी हो सकती है 60.8 भी हो सकती है, वो हमारे पास ऊपर डाटा दे रखा होगा। मान लो डाटा कुछ इस तरीके का था 60.2, 60, 63, सॉरी 61.2, 61.8, 61, मान लो ये 5 बच्चे इसके बीच में आ रहे थे, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट 63 से 65 इसके बीच में कोई और 18 बच्चे आ रहे हैं जिनकी हाइट इसके बीच में रह रही है। टोटल 100 का आपको डाटा दे रखा है और उसको आप अरेंज कर रहे हैं टेबल के अंदर। ऐसे नेक्स्ट मैंने लिख दिया 66 से 68 के बीच में आ रहे हैं। देखो ये पहले आपने बना रखा है, तो मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगी कि आपने कैसे ये सब किया था। जस्ट डाटा को आपने काउंट करना है कि इसके बीच में कितनी वैल्यू है, वो आप यहाँ पे लिख रहे हैं डाटा को देख के, ठीक है। इसके लिए आज आप जाके जो वीके कपूर एससी गुप्ता की बुक है, वीके कपूर एससी गुप्ता की जो बुक है उसका सेकंड चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे। और सेकंड चैप्टर में पहला ही क्वेश्चन है जिसमें डाटा दे रखा है आपको। पहला क्वेश्चन है, मार्क्स दे रखे हैं आपको स्टैटिस्टिक्स के 250 कैंडिडेट्स के, 250 कैंडिडेट्स हैं, तो उसको आपने इस फॉर्म में लेके आना है, टेबुलर फॉर्म में, कि 0 से लेकर 10 तक के कितनों के मार्क्स हैं, 10 से लेकर 20 तक के कितनों के मार्क्स हैं, उनको काउंट करना है आपने बस उस डाटा में से। तो इस तरीके की कुछ टेबल बन जाएगी, ठीक है। फॉर प्रैक्टिस आज वाला क्वेश्चन करके देखना, जिससे टेबल नहीं बन रही हो वो मुझे कांटेक्ट करना फिर, ठीक है। तो टेबल वाला काम आपने खुद करना है। तो जब हम इस तरीके की टेबल बना लेते हैं, काउंट करके देखना टोटल 100 ही आया होगा। जब हम टेबल बना लेते हैं तो उस टेबल को देख के हम बहुत सारी चीजें बता पाते हैं कि हमारी अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेबल बनाने तक का काम आपका है, कर लोगे? यस मैम। बताओ। Yes, ma'am. हाँ, टेबल क्लियर है? यस मैम। अब इस टेबल को ही देख के कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं हम। देखो, जो आपने ये टेबल बनाई है, इस टेबल में आपने क्या किया है, डाटा को ऑर्गेनाइज किया और समराइज किया। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्रुप डाटा। हमने क्या कहते हैं, डाटा को ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो एक वर्ड आता है आपके पास, पहला था रो डाटा, अब आया ग्रुप डाटा। तो क्या बन जाता है, ग्रुप डाटा बन जाता है आपके पास। अब क्लास इंटरवल क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखो, जो क्लास को डिफाइन कर रहा है दैट इज ए क्लास इंटरवल। ये भी क्लास इंटरवल है, ये भी क्लास इंटरवल है, ये भी क्लास इंटरवल है, ये भी क्लास इंटरवल है। वो फर्स्ट क्लास इंटरवल है 60 से 62, सेकंड क्लास इंटरवल हमारा 63 से 65। तो दैट आर नोन एज क्लास इंटरवल्स, ठीक है। ये क्लास इंटरवल है। जो क्लास इंटरवल की एंड और पहले वाली लिमिट है, से 60 और 62 है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, और इसको हम बोलेंगे अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल, ठीक है। तो लोअर लिमिट इसकी 60 है और अपर लिमिट क्या है इसकी, 62 है। तो जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं ये क्या बन जाते हैं स्टेट की टर्म्स में, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, दैट आर नोन एज क्लास लिमिट। अगर हम ज्वाइंटली बात करें तो ये क्या है, क्लास लिमिट्स है, ठीक है। अब इसके बाद क्लास इंटरवल में अगर हमारे पास कोई अपर क्लास ना हो या लोअर क्लास ना हो तब भी बात बन सकती है। अगर मैं बाद वाले मान लो कोई आइटम होती मेरी और मैं ये लिख देती 74 एंड मोर, तो अब इसमें हमें लोअर लिमिट तो दिख रही है 74, लेकिन अपर लिमिट कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। अपर कहाँ तक जाएगा वो नहीं है। अगर किसी की हाइट 200 इंचेस भी है तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो ऐसी क्लासेस को हम क्या बोलते हैं, जिनकी या तो अपर लिमिट ना हो या लोअर लिमिट ना हो, उनको हम बोलते हैं ओपन क्लास इंटरवल। ओपन क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो अगर जब हम एज ग्रुप्स का कुछ इस तरीके का इंटरवल बनाते हैं तो उसमें इसका बहुत यूज होता है। एज ग्रुप में 10 to 20 एज ग्रुप वाले, 20 to 30 एज ग्रुप वाले, 30 to 40 एज ग्रुप, और लास्ट में लिख देते हैं 40 एंड अबव, उनको सबको एक ही कैटेगरी में। तो इस तरीके के क्वेश्चन वहां पे ज्यादा देखे जाते हैं ओपन क्लास इंटरवल वाले, ठीक है। एक वर्ड बिल्कुल नया आया रहा है, शायद आपने सुना नहीं होगा अभी तक, क्लास बाउंड्रीज। किसी ने सुना है ये क्लास बाउंड्रीज? नो मैम।
देखो क्लास बाउंड्री में क्या होता है, जो आपने ऊपर ये क्लास की लिमिट लिखी है, लिमिट भी एक तरीके से है तो बाउंड्री, लेकिन इनको हम क्लास की बाउंड्री नहीं कहेंगे। अगर क्लास बाउंड्री की बात करूं तो 60 और 62 की क्लास बाउंड्री अगर हम बना रहे हैं, 60 में से 0.5 कम कर दो, 59.5, और 62 में 0.5 ऐड कर दो, मतलब लेफ्ट वाले में 0.5 माइनस कर रहे हैं और राइट वाले में 0.5 ऐड कर रहे हैं। ऐसे इसमें से 0.5 माइनस करोगे 62.5 और इस जगह 65.5, यहाँ से 65.5, 68.5। इससे क्या होता है, आपका एरर कम हो जाता है क्लास बाउंड्रीज बनाने से। अब इस वाले इंटरवल को हमने और एक्सटेंड कर दिया एक तरीके से, एक पॉइंट, 0.5 इस साइड एक्सटेंड किया, 0.5 इस साइड, ताकि जो आपका डाटा था वो कॉन्टिन्यूटी में चल पाए। पहले वाली आपकी 62 पे एंड हुई थी, नीचे वाली 63 पे एंड हुई थी। अगर किसी की हाइट 62.5 आ रही हो तो उसको कहाँ पे रखोगे, ठीक है ना, किसी की हाइट 62.5 भी आ सकती है। तो उस तरीके के एरर को रिड्यूस करने के लिए 62.6 आ रही है तो कहाँ रखोगे, तो उन तरीके के एरर को रिड्यूस करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज बना देते हैं, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज क्या होता है आपके पास, जस्ट एक ट्रू क्लास लिमिट्स है। अगर मैं इसका अनदर नाम दूं तो ये क्या है, ट्रू क्लास लिमिट्स। ट्रू क्लास लिमिट्स, क्लास लिमिट्स को ही हमने और थोड़ा सा ट्रू कर दिया अपने लिए। स्मॉलर नंबर 59.5 बन गया है और लार्जर वाला 62.5 बन गया अपर क्लास बाउंड्री, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री सच सिंबल्स ही हैं बस क्लास के लिए। इसमें क्या होगा, आपका एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस के साथ कोई कोइंसाइड नहीं होगा, तो डिसाइड हम इजीली कर पाएंगे कि कौन सी आइटम कहाँ जा रही है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसी से कनेक्टेड है वर्ड वो है साइज। यस, साइज क्या होता है, साइज या फिर विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यस, किसी भी अगर हमें इंटरवल का साइज देखना है तो ऑब्वियस सी बात है अपर में से लोअर को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक क्लास का साइज जो है वो 62 माइनस 60 इज 2, 65 माइनस 63 इज 2, तो सभी का साइज कितना आपके पास यहाँ पे 2 है। और अगर हम इनकी बात करें, इनका क्लास साइज देखें तो यहाँ से 3 आ रहा है, ठीक है ना, एक बढ़ गया, 0.5 इधर से भी 0.5 इधर से भी। तो क्लास साइज डिपेंड करता है कि हम किस वाले इंटरवल पे बात कर रहे हैं। जिस इंटरवल के लिए बात करोगे वही क्लास साइज हम उसका अपर में से लोअर को माइनस कर देंगे, या फिर हम क्लास लेंथ भी बोल देते हैं, क्लास विड्थ भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक आता है वर्ड, लास्ट वर्ड हम और कनेक्ट करेंगे इससे, दैट इज क्लास मार्क। देखो क्लास मार्क क्या होता है आपके पास, हर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट, जितने भी आपने क्लास इंटरवल लिए उसके मिड पॉइंट ऑफ क्या होता है हमारे पास, क्लास मार्क होता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर भी 60 से 62 का क्लास मार्क है 61, 63 से 65 का क्लास मार्क है 64, इसका 67, इसका 70। तो जो इनके मिड पॉइंट है उसको लेने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, हम जब डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बनाएंगे, पॉलीगन कर्व टाइप भी हम ग्राफ बनाते हैं, पॉलीगन कर्व, पॉइंट से पॉइंट्स को मिलाना होता है, तब उसमें हम 60 से 62 पूरा इंटरवल तो बना नहीं सकते, एक सिंगल पॉइंट हमें चाहिए। तो सिंगल पॉइंट कौन रिप्रेजेंट करेगा, क्लास मार्क रिप्रेजेंट करेगा। तो वहां हम 61 पहला पॉइंट बनाएंगे, 64 अगला पॉइंट बनाएंगे, 67 अगला पॉइंट बनाएंगे और उनको मैच करने की कोशिश करेंगे। तो मिड पॉइंट्स को लेना ही हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। तो क्लास मार्क जस्ट कैसे निकाल सकते हैं हम, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ठीक है। क्लास मार्क निकालने के लिए मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, जो लोअर है और जो अपर लिमिट है दोनों को ऐड करो, बाय में क्या कर दो 2, वो क्या निकल जाएगा, हर क्लास का क्लास मार्क निकल जाएगा आपके पास। तो जर्नल रूल आपको पता चले होंगे किस तरीके से हम काम करते हैं इसके अंदर, किस यस मैम। तरीके से, हाँ। तो इसमें जो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया अब आप कर सकते हैं इसको ट्राई खुद भी
करके आना। आज 2.4 पेज पे है। सबके पास बुक तो है ना, वीके कपूर एससी गुप्ता वाली? यस मैम। जिसके पास नहीं है, मैम लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक है इसकी। मैम कौन कौन सी बुक लेनी है? मेरे पास नहीं है। सेंट्रल लाइब्रेरी में प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स की बुक तो सभी के पास होनी चाहिए। वो वाली बुक जो क्वेश्चन आंसर्स वाली है, वो आपको डेली प्रैक्टिस करने के लिए मैं दूंगी। उसमें जस्ट एमसीक्यूज और कुछ भी नहीं है उस पूरी बुक में। पूरी बुक स्पेशली क्वेश्चन एंड आंसर्स की ही है वो। तो आपको जो मैंने स्पेशल नाम लिखा है उस बुक का, प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स बाय BL अग्रवाल, ठीक है? उसमें सारे एमसीक्यूज हैं पूरी बुक में, टॉपिक वाइज। जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको चैप्टर दूंगी उसके, और वो आपका डेली का डेली काम होना चाहिए। साथ साथ वीके कपूर एससी गुप्ता बुक के आपको एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं। तो ये 2 बुक सबके पास होनी चाहिए अभी जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है? जिसके पास नहीं है, अगर लाइब्रेरी से भी नहीं ले पा रहे हो तो आप सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। शीतल, तुम्हारे पास है बुक की सॉफ्ट कॉपी? मैम सेकंड वाले की नहीं है, फर्स्ट की है। हाँ, तो फर्स्ट की आप भेज देना ग्रुप पे, ठीक है? सेकंड की मैं भेज दूंगी। ओके मैम। सेकंड की किसी के पास भी नहीं होगी ना सॉफ्ट कॉपी? नहीं है मैम। नहीं है, क्योंकि मैंने पहले एक बार शेयर की थी नेट जेआरएफ वाले ग्रुप में ही, बहुत पहले की थी, लेकिन लास्ट टाइम जब पीएचडी का एंट्रेंस था तब की थी मैंने। तो अब शायद नहीं होगी किसी के पास, ठीक है? तो दोबारा से मैं कर दूंगी शेयर उसको। उसको आपने, चाहे आप उसको जैसे भी लाइब्रेरी से चाहते हो लाइब्रेरी से, जिससे सॉफ्ट कॉपी में काम नहीं होता, लेकिन उसका काम डेली का डेली होना चाहिए। जो भी चैप्टर दिया जाएगा वो अभी स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी चैप्टर एक बार हो जाए फर्स्ट, उसके बाद, ठीक है? तो आपने जो ये पढ़े हैं इसके अंदर, ये टेबल बनने के बाद इसका बेनिफिट क्या है? जो हमने क्लास फ्रीक्वेंसी निकाली है और जो मार्क्स टेबल बनाई है हमने, इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि इन टेबल्स को देख के आप हिस्टोग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हो, या फिर वो ऑलरेडी ड्रॉ करे हुए दिए जाते हैं और उसको देख के आपको आंसर बताना होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पीएचडी में तो नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन काफी सारे एंट्रेंस टेस्ट में मिल जाएंगे या फिर कॉम्पिटिटिव टेस्ट में मिल जाते हैं। जितने भी रीजनिंग वाले टेस्ट होते हैं वहां पे भी ग्राफ का एक क्वेश्चन आता ही है। तो ग्राफ कुछ और नहीं, यही बने होते हैं। तो उन ग्राफ को देख के आपको टेबल पे जाना होता है या टेबल को देख के ग्राफ बनाना होता है, ठीक है? इफ एंड ऑनली इफ वाला प्रोसेस है, दोनों तरफ जा पाते हो। तो हिस्टोग्राम क्या है, पहले उस पे चलते हैं। क्या है हिस्टोग्राम? पढ़ा हुआ होगा पहले, थोड़ा बहुत तो बताओ। देखा होगा कहीं पे? चलो, तो हिस्टोग्राम क्या होता है आपके पास? हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं, उसके अंदर कॉन्टिन्यूस डाटा होना चाहिए वहां पे। जो टेबल हमने ली है वो टेबल इस तरीके की होनी चाहिए जैसे हमने पीछे अभी क्लास बाउंड्रीज बना के बनाई थी, कि जो पहले वाले इंटरवल की अपर लिमिट है, दूसरे वाले इंटरवल की वही लोअर लिमिट होनी चाहिए क्लास इंटरवल की। तब आप हिस्टोग्राम बना पाते हैं, अदरवाइज आप हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। हिस्टोग्राम बनाने के लिए हर क्लास इंटरवल की जितनी विड्थ है उतनी ही हमें विड्थ लेनी पड़ेगी, ठीक है? बनाते हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर वाले टेबल की ही बनाऊं, अगर ऊपर वाले टेबल को हम देखें, इस टेबल के अंदर पहली आइटम थी 60 से 62 और उसकी फ्रीक्वेंसी थी 5, ठीक है ना? 60 से 62 थी, उसकी फ्रीक्वेंसी थी 5। नेक्स्ट है 63 से 65, उसकी फ्रीक्वेंसी है 18। लेकिन अब क्या होगा, इसके बीच में गैप आ रहा है, मतलब 60 से 62 और 63 से 65, फिर 66 से 68, फिर 69 से 71। तो कुछ इस तरीके का चल रहा है। अगर हम यहाँ पे बनाएं तो ये 60 ले लिया, से ये 62, देन 63, देन 64, देन 65, देन 60, सॉरी यहाँ पे हमारा क्या था, 60 से 62 था, देन 63 से 65 था, ठीक है? देन 66 यहाँ पे आएगा और यहाँ 68। इस तरीके से हमारा चल रहा है। 60 से 62 में 5 फ्रीक्वेंसी है, मतलब
फ्रीक्वेंसी अब यहाँ बना लो, कहाँ तक जाना है आपको, 45 तक लगभग। तो 0, 5, 10, 15, 20, 20 इस तरीके से आगे आप बढ़ सकते हैं 45 तक, 35, 40, 45 से। तो 60 से 62 में फ्रीक्वेंसी थी 5, तो ये 5 फ्रीक्वेंसी वाले पे आप इसको कंप्लीट कर दो। ऐसे आपने पहले बनाए होंगे कि 60 से 62 वाला जो इंटरवल है ये 5 क्वांटिटीज रख रहा है। इस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं। ऐसे 63 से 65 वाला जो है वो 18 क्वांटिटीज रख रहा है, तो 18 तक जाइए, उसके सामने ये बॉक्स खड़ा कर दीजिए रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल की विड्थ है आपके पास वो क्लास इंटरवल का साइज ही है, तो जो रेक्टेंगल जहां तक जा रहा है वो फ्रीक्वेंसी ही है आपके पास। इस तरीके से हम बना रहे हैं, लेकिन इसके बीच में गैप आ रहा है। अब आप देखो तो गैप है, तो इस तरीके के ग्राफ को हम बार ग्राफ बोलते हैं। जब गैप भी आना अलाउड हो वो बार ग्राफ है। लेकिन जो हिस्टोग्राम होता है उसके बीच में गैप नहीं आता है, तो उस गैप को बचाने के लिए हमने क्या किया था, 59.5 से स्टार्ट करके 62.5 तक इसको बनाया। इसको 62.5 से स्टार्ट करके 65.5 तक बनाया, फिर ऐसे अगले वाला यहाँ से, ताकि गैप खत्म हो जाए। अब आप देखो तो गैप खत्म हो गया, तो ये क्या बन रहा है आपके पास, हिस्टोग्राम बनता जा रहा है। तो हिस्टोग्राम और बार ग्राफ दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, दोनों सेम ही तरीके से बनते हैं, लेकिन हिस्टोग्राम हमेशा कॉन्टिन्यूटी में बनता जाता है और बार ग्राफ जो होता है उसमें गैप हो सकता है। इज इट क्लियर? यस मैम। जी दीदी। पीएचडी में नहीं आना है ये, इसलिए मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगी, लेकिन आपको इसलिए हिंट थोड़ा सा दे रही हूँ, अगर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद आपका इसी से हम, जैसे हमने ये बनाया हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं इसी से ही। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है आपके पास, एक हो गया बार ग्राफ, एक हो गया हिस्टोग्राम, थर्ड है आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है आपके पास, एक लाइन ग्राफ होता है, जस्ट लाइन से बनता है। किस तरीके से बनाते हैं, क्लास मार्क्स को ज्वाइन करके, इनको ज्वाइन करके, मतलब जो आपने मिड पॉइंट निकाले थे, ये मिड पॉइंट आया था 61 पे 5 वैल्यू ले ली हमने, 61 पे 5, ऐसे 64 पे वैल्यू ले ली हमने 18 वाली, तो ये मिड पॉइंट बना। ऐसे जो आप बार ग्राफ बना रहे हो नेक्स्ट वाले का, उसका मिड पॉइंट जो भी बनेंगे आपके मिड पॉइंट, तो इन सभी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, ज्वाइन करते जाओ, इसी तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाएगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन किससे बनता है, क्लास मार्क से बनता है। क्लास मार्क को ज्वाइन करते जाओ, जो ग्राफ बनाया बार ग्राफ, उसी से ही हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं, या जो हिस्टोग्राम हमने बनाया उसी से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं। हिस्टोग्राम के सेंटर्स को, टॉप पे जो सेंटर है उनको ज्वाइन कर करके, ठीक है, क्लास मार्क के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज है उनको ज्वाइन करके हम क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज एक ये है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ही ग्राफ में आप 3-4 बना सकते हैं, मतलब 3-4 डाटा के लिए अलग अलग डाटा है, आप उनको कंपेयर करना चाह रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी की आपने हाइट निकाली स्टूडेंट्स की, फिर आपने किसी और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की हाइट्स निकाली, फिर किसी और यूनिवर्सिटी, तो उन्हीं तीनों को अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप एक ही ग्राफ में बना सकते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम में अगर आप एक ही ग्राफ में बनाएंगे तो खचपच हो जाएगी। ठीक है, तो हिस्टोग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है एक ही ग्राफ में कंपैरिजन करना, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व को आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ये उसकी एडवांटेज है ओवर हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इसलिए सब लोग हिस्टोग्राम को कम प्रेफर करते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां पे कंपैरिजन हो पाता है। और स्टेट में हम कर ही यही रहे, हम क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्यों कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, ताकि हम कहीं पे जाकर उनका कंपैरिजन कर सकें, हम अपने लिए काम को इतना इजी बना सके कि हमें कुछ ना कुछ उससे बेनिफिट ही मिले। लास्ट में कंपैरिजन करके हम ये देख पाए कि हमारे लिए कौन से पे काम करना बेनिफिट है, कि हम कहाँ के बच्चों की हाइट्स को लें कि सबसे अच्छी हाइट, चाहे वो लॉन्गर में मान रहे हैं चाहे वो शॉर्टर में मान रहे हैं, कंपेयर कर सकते हैं वहां से। ठीक है, ये फर्क है। और इतना और बता दूं आपको, अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि ये सब काम आपको हाथ से करने की जरूरत नहीं है, जो हम कर रहे हैं बनाने वाला, टेबल को देख के बनाने बैठो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं जिनसे डायरेक्ट बन जाते हैं, जस्ट हमें बस डाटा डालना होता है, वो भी आप सिर्फ रो डाटा भी डाल दोगे तब भी बन जाता है कई बार। तो
सिर्फ आपको ये टेबल को एंटर करना होता है, तब भी ये बना देगा, हिस्टोग्राम खुद से बना देगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर आपके SPSS सॉफ्टवेयर है, मिनी टैब करके है, आर सॉफ्टवेयर है, काफी सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं स्ट्रैट के, जिनसे हम डायरेक्ट बना सकते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो एक नई टर्म हो रहा है जो शायद हमने छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ी है पहले, ये सब तो फिर भी पढ़ा हुआ था। जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, इसी का हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। ये क्या होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? इसमें आपको जो जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। इन शॉर्ट हमें परसेंटेज में निकालना अपना काम। इन शॉर्ट हमें ये कहा जा रहा है कि जो हमने पीछे टेबल बनाई थी अभी, उसी की अगर मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहती हूँ, मान लो ये टेबल थी हमारे पास, अगर मैं इसी के अंदर एक कॉलम और ऐड कर दूं, ये तो फ्रीक्वेंसी थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और निकालो। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 5 बाय टोटल कितनी थी 100, 18 बाय 100, 42 बाय 100, 27 बाय 100, 8 बाय 100। अब आपकी मर्जी है, ये तो हमने फ्रैक्शन में निकाले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं। परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं? इनटू 100, तो ये आगे 5%, इसको इनटू 100 करेंगे तो 18%, ये 42%, ये 27%, 8%। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का फायदा क्या है? फायदा ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम पाई चार्ट बना पाते हैं इजिली। वो एंगल फॉर्मेशन याद होगा आपको, पाई चार्ट, ठीक है। या फिर हिस्टोग्राम्स भी बना सकते हैं। अब ये वाली फ्रीक्वेंसी ले लो तब भी बना सकते हैं हिस्टोग्राम। ये हिस्टोग्राम को कैसा दिखेगा? बढ़ता हुआ ही दिखेगा, पहले 5% है, 18% है, परसेंटेज लेवल पे आपको पता चलने लग जाएगा, ठीक है। तो जो जो आपने ग्राफ फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया, सेम ग्राफ आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लेके भी बना सकते हैं। ये जस्ट उसकी फ्रैक्शन दे रहा है या उसकी परसेंटेज दे रहा है, हम ये कह सकते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंसी का वो कितना पार्ट ले रहा है। चलो यहाँ तो 100 था बाय में, तो इसलिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, लेकिन जरूरी नहीं हर बार बाय में 100 ही आए। टोटल 250 स्टूडेंट का भी हम कर सकते थे कंपेयर, तो उस अकॉर्डिंगली अलग अलग आंसर आ सकता है। लेकिन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम आएगा, सभी परसेंटेज देख ली ना हमने, ऑल ओवर परसेंट होता है 100%। तो यहाँ से आपके पास एक अलग सा रिजल्ट आ जाएगा कि टोटल में से वो कितना पोर्शन रख रहा था। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी अपने आप में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। रिलेटिव अगर आपको किसी भी का कभी भी निकालना हो, रिलेटिव कैसे निकालते हैं? गिवन बाय में टोटल इनटू में 100। हमेशा कहीं पे भी रिलेटिव स्टेट में टर्म आए, हमेशा ऐसे ही काम करना आपने, ठीक है। एक और वर्ड भी पढ़ा हुआ है आपने इसी के साथ ही, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है? कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास कि फर्स्ट वाली तो हो गई फ्रीक्वेंसी, जो फर्स्ट है 5, सेकेंड फ्रीक्वेंसी होगी इन दोनों का सम। इसका मतलब ये हो जाता है कि 65 तक कितनी क्वांटिटीज आ चुकी हैं, 65 तक। अब इसका मतलब ये है कहने का, अब मैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ तो इट मीन 65 तक कितनी टर्म्स आ चुकी हैं? 65 तक आई है 5 भी और 18 भी, टोटल 23 आ गई। ऐसे नेक्स्ट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो उसमें आप 42 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 65। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 68 तक 65 क्वांटिटीज कवर हो चुकी हैं। ऐसे नेक्स्ट ऐड करोगे तो 92 हो जाएगा और यहाँ पूरा 100। इस तक आते आते 74 का कोई क्वांटिटी नहीं है, सारी क्वांटिटी 74 से पहले पहले ही पूरी 100 क्वांटिटी कवर हो गई। तो 3 वर्ड है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है और एक कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो मतलब है जो ओरिजिनल होगा आपके पास, जितनी भी आइटम होंगी वो लिखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल का वो कितना पोर्शन है उसको परसेंटेज में निकाल लो। और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि आपकी उस नंबर तक कितनी आइटम कवर हो गई, ये है आपके पास। तो तीनों में डिफरेंस, किसी को कोई डाउट है पूछ लो अभी। नो डाउट मैम। ठीक है, और इसका ग्राफ बहुत अच्छा बनता है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब आप बनाओगे तो बढ़ता हुआ ही दिखेगा, क्योंकि एंड तक जाते जाते वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इन कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम ओजिव भी बोल देते हैं। जब इनके ग्राफ बनाओगे ना फ्रीक्वेंसी कर्व, तो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है उसको हम ओजिव्स बोल देते हैं।
इस केस में तो मोर देन ओजे भी बनेगा, बढ़ता जा रहा है। और अगर हम ये उल्टा काम कर रहे होते, नीचे से ऐड करना शुरू करते, पहले 8 ले लेते, अगला फिर इन दोनों को ऐड करके 35, अगला ये, तो ये हो जाता है लेस देन ओजिव। कॉमुलेटिव वाला मोर देन ओजिव और ये वाला लेस देन ओजिव। ठीक है, इनके ग्राफ्स के नाम है ये। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें, ना ही ज्यादा डीप में जाने की नीड है। थोड़ा सा अब हम अपना काम लेके चलते हैं, जिसको हम आगे जाके ऑब्जर्व करने वाले हैं स्टैट के अंदर, उस काम पे आते हैं। देखो कल वाले लेक्चर में हमने एक बात बताई थी कि कई बार हमें अपने काम को सैंपल पे लेके जाना पड़ता है अगर पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि पॉपुलेशन इतनी लार्ज है कि आपके लिए टेबल बनाना बहुत ही टफ काम हो रहा है। ठीक है, या फिर ग्राफ बनाने के लिए आप जब ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारे डिस्क्रीट आइटम्स मिल के इतने छोटे से इंटरवल में भी कोई ना कोई आइटम मिले जा रही है आपको। इतना बड़ा सैंपल है आपके पास, इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि अगर मैं इंटरवल 0.01 से लेकर 0.02 भी ले रही हूँ तो उसमें भी कोई ना कोई आइटम मिल रही है मुझे। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ किस टाइप का बन जाता है, कॉन्टिन्यूस कर्व टाइप बन जाता है। जब आपके पास ऑब्जर्वेशन बढ़ती जाए तो हर छोटे छोटे क्लास इंटरवल में भी कुछ आंसर निकल जाएगा, और उन छोटे से छोटे में भी जब आपका आंसर निकलना शुरू हो जाएगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? तो एक कर्व टाइप आनी शुरू हो जाएंगी, कर्व टाइप। तो स्टैट के अंदर आपके बेसिकली 4 टाइप की कर्व्स मिलेंगे आपको। फ्रीक्वेंसी कर्व्स आपको इस टाइप की मिल सकती है। सबसे पहली कर्व आपको कुछ इस टाइप की देखने को मिलेगी, मतलब समझते जाना, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल और बेल शेप्ड कर्व। सिमेट्रिकल कर्व है ये बिल्कुल, मतलब अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, लेफ्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से जीरो से स्टार्ट किया आपने, तो जीरो से आइटम कम थी, धीरे 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 बढ़ते 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 फिर वापस ऐसे, मतलब जो इसका टॉप मोस्ट सेंटर है, जो सेंटर पॉइंट है, उसके राइट में भी उतनी यूनिट है जितनी लेफ्ट में यूनिट है। बिल्कुल सिमेट्रिकल कर्व बनी है एक तरीके से। ठीक है, पीक पे जाके कब होगा, जब ये सेंटर पे पहुंचेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिया जाए अगर आपको रियल लाइफ में, आप अडल्ट मेल और फीमेल की एवरेज हाइट्स मेजर कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कितनी हाइट हो सकती है आपके अकॉर्डिंग अडल्ट मेल और फीमेल की, जो मतलब 40 to 60 एज के बीच में, कुछ ऐसा लगा लिया 30 to 50 एज के बीच के लोग हैं, उनकी हाइट आपने मेजर की है, तो क्या किसी की हाइट आपको अप्रोक्सीमेटली 0 मिल सकती है? नो मैम। नहीं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हो सकता है कोई बिल्कुल ही छोटे कद का रह गया हो, उस तरह के लोग भी मिलते हैं। ठीक है, फिर थोड़े बड़े मिलेंगे, 4 इंच वाले, 5, 6 फीट, 7, मतलब कुछ इस तरीके से। मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई 7 फीट का मिल जाएगा, फिर रिड्यूस होना वापस शुरू कर देंगे हम, 6, 5, 4। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, मतलब पीक टू पीक 7 तक चला जाएगा, 7 फीट तक। 5 और 6 वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, उस रेंज वाले 5 to 6 वाले। तो ये बहुत सारा पोर्शन हो गया कवर। ये पोर्शन, ये एरिया मान के चलो, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व। इस एरिया के अंदर बहुत सारे लोग मिल गए 5 to 6 वाले। फिर 4 वाले कम हो गए, 3 वाले और भी कम, 2 वाले और भी कम, 1 वाले तो नेग्लिजिबल ही हो गए, 0 वाले नेग्लिजिबल हो गए। ठीक है ना, तो इस तरीके का काम चल रहा है हमारे पास। तो ये एक एग्जांपल है रियल लाइफ कि जब हम एवरेज हाइट मेजर कर रहे हैं फीमेल्स की, किसी की हाइट ऐसा भी नहीं होगा कि 8 फीट ठीक है मिल भी जाए। देखो कुछ इस तरीके का, मैं थोड़ा सा और इसको कंसाइज कर दूं आपके लिए। ये था, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 0 फीट नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं, बढ़ते 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 ये हाइट मान लो यहाँ पे हमने ले ली 5 फीट। 5 फीट वाले कॉमनली मिल जाते हैं हमें ना, 6 फीट वाले थोड़े से 5 वाले से कम हो जाएंगे, 7 वाले और कम हो जाएंगे, 8 वाले और कम हो जाएंगे, फिर आगे वाले तो नेग्लिजिबल हो जाएंगे, 11, 12। इतने फीट वाले तो लोग बहुत ही रेयर ही मिलेंगे आपको, कोई मिला तो रेयर केस है। तो इस तरीके से हम बढ़ रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट चलो और उसको देखो। तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है कहीं ना कहीं, जो ये वाला एग्जाम्पल मैंने लिया है। और कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो जो सिमेट्रिकल हो?
किसी के माइंड में आ रहा हो कोई एग्जांपल सिमेट्रिकल का ही? कोई भी ऐसी सिचुएशन सोच के बताओ जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, वही चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे। चलो सोच के आना, ठीक है, आपके लिए होमवर्क दे दिया, ये 1-2 एग्जांपल फॉर्म करके आना इस टाइप के। नेक्स्ट टाइप किस टाइप की कर्व हो सकती है आपके पास? जो लेफ्ट की तरफ ज्यादा स्क्यूड हो, कुछ इस तरीके से। ये कर्व है, मतलब हाफ तक तो ये लेफ्ट में ही बैठी रही है, एकदम राइट में जाके पीक में जाके हुई है। जब एज खत्म होने वाली थी किसी चीज की तो इसकी डिमांड बढ़ी है, एक तरीके से ये कह रहे हैं हम, अगर इस कर्व को ध्यान से देखें। स्क्यूड टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड से स्क्यूड है ये। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल से कनेक्ट करें, द लाइफ टाइम ऑफ पर्सन, अगर हम लाइफ टाइम देखें, अगर आपने देखा हो तो बहुत ही कम लोग हैं जो जल्दी एज में चले जाते हैं, ये दिख रहा होगा आपको। 50 एज तक तो सभी स्टेबल रहते ही रहते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं जो जाते हैं। देन 60, 70, 80, 90 पे आके तो बहुत ज्यादा ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, इवन 70 पे भी तो बहुत सारे केसेस दिख रहे हैं। और ऑलमोस्ट 100 के बाद तो खत्म ही हो जाती है कर्व जाने। तो एग्जाम्पल समझ आया? यस मैम। या फिर आप एग्जाम्पल ये भी ले सकते थे कि एज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, कि किस किस एज में एजुकेशन ली जाती है, तो वो कौन सी साइड स्क्यूड होगा, अब आप मुझे बताइए। अगर मैं एजुकेशन वाला एग्जांपल लूं तो किस साइड स्क्यूड होगा? सबसे ज्यादा एजुकेशन किस एज के लोग ले रहे हैं आजकल? राइट साइड स्क्यूड हो जाएगा मैम। अगर हम देखें, स्टार्ट करें हम इस कर्व को, तो कुछ इस तरीके से कर्व बननी चाहिए ना, क्योंकि बड़ी एज वाले तो बहुत ही कम पढ़ने जाया करते हैं, अब तो उस टाइम तो जॉब वगैरह में ही आ जाते हैं। 40 साल तक आपको पढ़ते हुए लोग दिख सकते हैं, 30 तक तो और भी पीक में हो जाते हैं, मतलब 20 तक लगा लो चाहे। तो ये कर्व आपको कैसे दिख रही है? स्क्यूड टू दी राइट, राइट साइड पे स्क्यूड हो गई। और भी एग्जांपल ले सकते हो इसको स्क्यूड टू द राइट में, कि एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम पे जो एज रहती है, उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो 20-30s में मैरिज करते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो 30 के बाद 40-50 में करते हैं, और 60-70 में तो ना के बराबर हो जाते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में पीक आएगा आपका, है ना, 20-30 के आसपास ही। तो ये भी स्क्यूड टू दी राइट का ही एग्जाम्पल है आपके पास। तो आपको कर्व सिमेट्रिकल भी देखने को मिल सकती है, स्क्यूड टू द लेफ्ट देखने को भी मिल सकती हैं, स्क्यूड टू द राइट देखने को भी मिल सकती हैं रियल लाइफ में। और कुछ इस टाइप की भी कर्व देखने को मिल सकती है जो बिल्कुल ही यूनिफॉर्म टाइप जा रही हो, कि उसका प्रोसेस हर वक्त सेम ही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करें कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल्स पैक होती हैं, उनमें जो कोल्ड ड्रिंक डाली जाती है उसकी मेजरमेंट हमेशा सेम ही रहेगी। तो 16 ऑन्स के बराबर होती है उसमें जो उसकी मेजरमेंट है। तो हर टाइम हर बॉटल में ऑलमोस्ट सेम बॉटल अगर हम रखें, एक ही टाइप की बॉटल रखें, तो उसमें वो लिक्विड सेम ही डालेगा। अगर बॉटल का साइज सेम है तो ये कैसा बन जाएगा? यूनिफॉर्म बन जाएगा एट ऑल टाइम, हर टाइम पे। तो यूनिफॉर्म वाले तो आपको बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं, एक ऐसा काम जो आप स्पॉन्टेनियस करते ही जा रहे हो, जो हर वक्त मोनोटोनियस सी जॉब हो चुकी है, जिसमें एक ही अमाउंट की चीजें फिक्स हो गई हैं, तो यूनिफॉर्म में आ जाएगी। ऐसा नहीं कि कर्व ये 3-4 ही दिखती है, मैंने मोस्ट कॉमनली कर्व्स आपको बताई हैं। कर्व देखने में आप जे शेप की कर्व, यू शेप की कर्व भी देख सकते हैं, जो इस तरीके की कर्व है वो भी देख सकते हैं, यू शेप की, जो यहाँ पे भी पीक आए, यहाँ पे भी पीक हो जाए, बीच में कम हो जाए, ऐसी एज भी देख सकते हैं आप चीजें। ठीक है, तो कर्व बहुत सारी है, लेकिन हमने मेनली जो पढ़नी है राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड और सिमेट्रिकल,
ये 3 पे हमारा काम मोस्ट ऑफ द डिपेंड करेगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास जो इसके अंदर वीके कपूर एससी गुप्ता में ये करके और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना के देखना, हिस्टोग्राम बना के देखना जो डाटा दे रखा, और टेबल बना के देखना। और भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, काफी सारे हैं इसके बेस क्वेश्चन, वो आप कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज ही करेंगे। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है बस, थोड़ा सा जो किया उसको रिवाइज कर लो एक बार। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो जो आपने ये सारा किया है, जो टेबल बनाई है या पूरा डाटा ले रहे हैं इतना सारा, मैं एक ऐसा सिंगल कांस्टेंट चाहती हूँ जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है, एक ऐसा मेजर जो पूरे डाटा को ही मेजर कर दे, जस्ट एक सिंगल क्वांटिटी पूरे डाटा के बारे में बता दे कि हाँ इसके आसपास हमारी सारी यूनिट्स रही होंगी। ठीक है, उसको देखते ही हम एक कंक्लूजन दे पाए, एक ऐसा नंबर हम चाहते हैं, एक ऐसा स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट हम चाहते हैं। तो जो स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है उसी को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरी सारी वैल्यू को एक सेंट्रल पार्ट पे लाके रख देते हैं। उस सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर अनदर नेम कहूँ अगर, एवरेजेस भी बोल देते हैं। अब एवरेज का मतलब सिर्फ ये मत समझना कि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। एवरेज में आपका मीन भी आता है, मीडियन भी आता है, मॉड भी आ सकता है, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, स्क्वायर रूट मीन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो एवरेज जस्ट एक क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है पूरे सेट ऑफ डाटा के लिए, कंप्लीट सेट ऑफ डाटा का एक रिप्रेजेंटेशन है, एक वो टिपिकल वैल्यू जो सेंट्रली आए पूरे के पूरे डाटा को, एक एवरेज हम उसकी निकाल पाए, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो वो मीन भी हो सकते हैं, मीडियन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, डिपेंड करता है कि हमारा डाटा किस टाइप का है और किस पर्पस के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर हम स्पीड डिस्टेंस के पर्पस में काम कर रहे हैं तो आगे जाके हम हार्मोनिक मीन पे भी जाएंगे स्पीड डिस्टेंस के लिए। अगर हम काम कर रहे हैं कि हमें ये देखना है कि इस पर्टिकुलर शॉप में किस कलर के सूट सबसे ज्यादा हैं, तो हम मोड के पास जाएंगे। अगर हमें ये देखना है कि टोटल जो स्कोर है बच्चे का वो परसेंटेज क्या है, तो हम एवरेज के पास जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम डिफरेंट एवरेज का यूज करते हैं। सबसे पहली जो एवरेज है आपके पास, दैट इज द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, आपको कोई भी सेट ऑफ n नंबर्स दे रखे हैं, एक डाटा दे रखा है, इसका अगर आपको मीन निकालना है दैट इज रिप्रेजेंट बाय x बार। और कैसे निकाला जाएगा, सम ऑफ ऑल एंट्री बाय में टोटल नंबर जितनी भी, अगर n है तो n ले लेते हैं, और वी कैन राइट है समीशन x i 1 to n बाय n। ये क्या आ गया, x बार आ गया। देखो जब समीशन हर क्वांटिटी पे चल रहा हो तो हम डायरेक्ट समीशन x लिख देते हैं। इट मीन्स उसने हर क्वांटिटी जितनी भी उसके अंदर एंट्री थी सभी का सम करके फिर बाय में n किया। अगर हम समीशन पे कोई लिमिट नहीं दे रहे तो वो ऑल पे लिमिट चलती है। अगर हम यहाँ से ये मान ले कि x1 2 बार आ रहा है इन्हीं में, मतलब कुछ इस तरीके हो गया, x1 x1 x2 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 देन x3 देन x4, ये क्वांटिटी है, इनका मीन आपको निकालना है। तो आप ऐसे करोगे x1 प्लस x2 देन x2 प्लस x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 प्लस x4, बाय में टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये करोगे। और यू कैन राइट इट एज 2 इंटू x1, 3 इंटू x2, x3 2 बार है आपका और 1 बार x4 है, हो गए ना 8, हाँ 8 हो गए।
तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इट मीन्स आपको अलग अलग ऐड करने की नीड नहीं है अगर सेम क्वांटिटी है तो। सेम क्वांटिटी कितनी बार है उसकी फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब एक क्वांटिटी की फ्रिक्वेंसी क्या है, से f1 x1 की x2 f2 बार आ रहा है, x3 f3 बार आ रहा है, तो उससे जस्ट आप मल्टीप्लाई करके भी मीन निकाल सकते हैं। तो मीन का फॉर्मूला ये भी बन सकता है f1 x1 f2 x2, मतलब डिस्टिंक्ट क्वांटिटी ही लिखना पसंद कर रहे हो, बस जितनी बार वो आ रहा है उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। बाय में क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो रहा है, टोटल ही आ रहा है नीचे, तो टोटल मतलब जितनी बार ये आ रही आइटम उनका सम कर दो, 3 2 5 6 7 8, मतलब समीशन एफ आई नीचे करना पड़ेगा हमें, f1 प्लस f2 प्लस अप टू fn। तो ये फॉर्मूला बन गया समीशन एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई, और यू कैन राइट समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ। तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर डिस्टिंक्ट क्वांटिटीज नहीं है, रिपीट हो रही है, तो उसमें से डिस्टिंक्ट लो, कितनी बार है उनकी फ्रीक्वेंसी लिखो, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, सम करो, बाय में टोटल फ्रीक्वेंसी कर दो। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। इनकी जगह पे वेट भी आ सकता है इनका। अगर ये दे दे कि x1 वाली क्वांटिटी का वेटिंग फैक्टर है W1, x2 वाली का W2 फैक्टर है, xk वाले का WK फैक्टर है, तो उसमें भी सेम ही फॉर्मूला बनेगा। हमने ये कह दिया द वेटेड अर्थमेटिक मीन पे बात हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, x1 मान लो W1 टाइम आ रहा है, x2 टाइम यहाँ वेट हो रहा है, इसका इतना वेट है, कितना उसके अंदर एक तरीके से मेजरमेंट है उसकी, कितना उसका वेट है ये देखना चाह रहे हैं, x एंड W1। तो यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला बनेगा, W1 इंटू एक्स1, W2 इंटू x2, WN इंटू xn, और डिवाइडेड बाय इन सभी वेट का सम, समीशन W। ठीक है, समीशन WX बाय समीशन W क्या बन गया आपके पास, x बार बन गया इस केस के अंदर। तो इनके क्वेश्चन अगर हम देखें, निकाल के बताइए मुझे। एक क्वेश्चन है, आपको अर्थमेटिक निकालना है मीन इस सेट का। सभी नोटबुक रखना अपने पास, 2 3 2 3 2 2 2 4, टू तो लिख दिया हमने, एक तरीके से 8 बार दिख रहा होगा अगर आपको। 3 हमने लिखा है 5 बार, 4 अभी तक हमने लिखा है एक ही बार, तो मैंने कर दिया 6 बार 4, और 2 एक बार। तो इसका आपने एक और बार मैंने 2 लिख दिया। इसका आपको अर्थमेटिक मीन निकाल के बताना है अभी, ये जो मैंने डाटा दिया। फ्रैक्शन में बता दो, फ्रैक्शन में क्या आया आपका आंसर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में 57/20। सभी का यही आया है। यस मैम। यस मैम। सिंपल सा है ना। 2 अगर हमने देखा तो कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स। प्लस 3 कितनी बार आया हुआ है, 5 टाइम, है ना। यस मैम। और 4 कितनी बार आया हुआ है, 6 टाइम्स। बाय में कितना हो गया टोटल, 9 प्लस 5 14 और 6 20। तो ये आंसर आया होगा सबका। ठीक है, तो इजी सा है ये सारा काम। अब इसी क्वेश्चन के अंदर टेबल वाइज भी एक बार हम बना लेते हैं। यहाँ पे अगर हम टेबल देखें, टेबल कैसे बनेगी इसकी, आपने कहा जो 2 है वो 9 टाइम आया हुआ है, ये नंबर लिख लिया, ये उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली है, 2 9 टाइम है। 3 हमारा कितनी बार था, 5 टाइम। 3 है 5 टाइम, और 4 है 6 टाइम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करना चाह रही हूँ, डेविएशन लेना चाहती हूँ, डेविएशन।
अर्थमेटिक मीन से। जो इसका अर्थमेटिक मीन निकला है उससे इसका डिफरेंस देखना चाह रही हूँ हर आइटम का। छोटा सा ले लेते हैं, चलो क्वेश्चन ये ज्यादा बड़ा हो गया। अगर मैं कहूँ ये एक एक बार ही आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी छोड़ो, ये एक ही बार आ रहे हैं, तो इनका मीन कितना निकल जाएगा यहाँ से देख सकते हैं आप। 4 और 3 7 और 2 9, 9 3 बाई हो 3, जाएगा। 3 आ जाएगा मीन, है ना। तो यहाँ पे मीन जो निकल के आ रहा है आपका वो 3 निकल के आ रहा है। तो डेविएशन लो 3 के साथ। 2 में से अगर हम 3 को माइनस करें कितना आएगा। हम क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड भाई, हमें यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, ये करना है हमें। यहाँ पे 1 1 1 ले ली थी हमने एंट्री। अर्थमेटिक मीन आया हमारे पास यहाँ पे 3, तो एक्स आई है 2, 2 माइनस 3 इज -1, 3 माइनस 3 इज 0, 4 माइनस 3 इज 1। एक तरीके से यही हुआ। तो जब हम इनका सम करेंगे, डेविएशन का सम करेंगे, आंसर कितना आया, 0। हमेशा जब भी आप डेविएशन लेते हैं मीन से सभी आइटम का, और दीदी डिवीजन पे तो मोड लगा रखा है, तो -1 1 में नहीं नहीं, चेंज हो जाएगा। मोड नहीं, ये तो जस्ट एक ब्रैकेट है। एक सेकेंड, मोड नहीं है ये, मोड नहीं है, मोड मत समझना इसे, ये तो मैंने साइड में लिख दिया इसीलिए, ब्रैकेट है ये, ठीक है। तो जब भी हम डेविएशंस लेते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार करते हैं और उनका जब हम सम करते हैं तो हमेशा 0 आता है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसके पीछे लॉजिकली अगर आप सोचो, मीन क्या होता है, मीन आप कर क्या रहे हैं, सभी आइटम को ऐड कर रहे हैं, उसको टोटल आइटम से डिवाइड कर रहे हैं। मतलब आप एक ऐसा नंबर निकाल रहे हैं जो जितनी भी हमारे पास टोटल सम आएगा उसकी सबसे मिडिल क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब जितनी आइटम उससे ऊपर है डिफरेंस पे, उतनी आइटम उससे डिफरेंस पे नीचे भी है। तो जितना नेगेटिव में वो जा रहा है उतना ही पॉजिटिव में भी जा रहा है। उनको जब आप ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा। तो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी यही रहती है अर्थमेटिक मीन की, द algebraic sum of deviation of set of number from their arithmetic mean is 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएचडी वाले एंट्रेंस में आने के बहुत चांसेस रहते हैं इस स्टेटमेंट के। अगर कुछ मीन मीडियन मोड से आता तो प्रॉपर्टीज ही आती हैं, सोल्व करना वो आपको नहीं देंगे मीन मीडियन मोड को, वो क्वेश्चंस कम आते हैं, प्रॉपर्टीज पे ज्यादा आते हैं। algebraic sum of the deviation of a set of numbers from their arithmetic mean is 0 ऑलवेज। कि जब भी हम डेविएशन लेंगे मीन से तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। मीन को लॉजिकली समझो, कर क्या रहे हैं हम मीन में हम इतना ही कर रहे हैं कि अगर आपकी क्लास में किसी के 95 मार्क्स आते हैं, किसी के 30 आ रहे हैं, किसी के 62 आ रहे हैं, तो किसी के 88 भी आ रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी एवरेज लेते हैं, अर्थमेटिक मीन लेते हैं, तो कुछ आपका 75 के अराउंड भी बन जाता है। तो जितनी क्वांटिटीज का सम ऊपर है उतनी ही क्वांटिटीज का सम नीचे की तरफ भी जा रहा है, तभी वो मिडल क्वांटिटी आई है। तो उनको जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव को इक्वालिटी वाले को ऐड करेंगे तो 0 ही आने वाला है। तो आज आपको जाके अपना एक एक्सपेरिमेंट कर लेना, जो आपकी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है, जो भी आपका फाइनल सैम हुआ है, उनके मार्क्स का टोटल तो आपके पास आता ही आता है उसमें, डीएमसी में, ठीक है। तो उस टोटल जो आपका आया हुआ है, ठीक है, वो आपका सम ही है, और सम को आप डिवाइड भी करते हैं टोटल मार्क्स से, तो वो आपकी एवरेज में निकली हुई है। वहां पे अर्थमेटिक मीन आप खुद निकाल के बताते भी हैं कि 88.2% आए हैं, तो कुछ 456 आउट ऑफ 600 ऐसे ही निकालते हैं। तो एक मार्क्स को आपने ऐड किया है, देन उसको टोटल से डिवाइड किया 600 से, ऐसा आपके पास हुआ काम। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो डेसिमल में, हर क्वांटिटी से अगर आप माइनस करेंगे और ऊपर वाले में ऐड करेंगे और जब आप उनका सम करेंगे तो 0 ही आएगा। जितना आप ऊपर मार्क्स उतना नीचे है। आपने ये भी देखा होगा कि किसी सब्जेक्ट में आपके 80 है, अगले में 83 है, अगले में 88 है और अगले में 92 है, तो आपकी एवरेज बिल्कुल मिडिल पॉइंट निकल के आता है, 86 निकल के आता है उनका, कुछ इस तरीके का। तो इस पॉइंट को बहुत ही फोकस करो, नोट कर लो यहाँ पे अच्छे से, कि जब भी हम सिंपल डेविएशन ले रहे हैं, मोड नहीं लगा रहे, कुछ नहीं लगा रहे, अलजेब्राइक सम करेंगे उन डेविएशन का,
कहाँ से लेके अर्थमेटिक मीन से, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। पहला पॉइंट ये है आपका, जो फर्स्ट पॉइंट हमने बोला है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी ये रहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टी इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन। जो आपने डेविएशन ली है, मीन से ली एक तो आपने, ठीक है, उनका अगर आप स्क्वायर करके ऐड करो तो जो उसका आंसर आएगा, जैसे वो पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम करें, इन डेविएशन का अगर मैं स्क्वायर करूं, बताओ क्या क्या आ जाएगा, 1 0 1, कितना हो गया 2। अब मीन के अलावा कोई और नंबर बोलो मुझे, एनी नंबर। जो भी आपके मन में आ रहा हो, 5। चलो अब एक काम करते हैं, इसका 5 से डेविएशन लेते हैं। कितना आ जाएगा 5 से लोगे तो 2 - 5 -3, 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2, 4 - 5 -1। इनका स्क्वायरिंग करो और ऐड करो, 9 4 और 1 14 हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बताना चाह रहे हैं कि एक तो आप लो मीन से डेविएशन का स्क्वायर, एक आप लो एनी नंबर से डेविएशन का स्क्वायर। तो जो मीन से आएगा ना वो हमेशा मिनिमम आएगा, ऑलवेज मिनिमम आएगा बाकी सभी से। यहाँ कोई और नंबर दुनिया का कुछ भी रख लो, आप एनी नंबर रख लो मीन के अलावा, हमेशा उसका आंसर स्क्वायर ऐड करने के बाद मीन वाले से बड़ा ही आएगा, हमेशा मीन वाला छोटा होगा सबसे। तो प्रॉपर्टी इस तरीके से आती है वाली, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन of xi's from any number a is minimum, minimum कब होगा, if a is equal to x बार, जब a क्या होगा, x बार होगा। देखो इसका प्रूफ भी हम कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, समीशन xi माइनस a एनी नंबर है इसका स्क्वायर। इस क्वांटिटी को हम देखना चाह रहे हैं कि मिनिमम कब बनेगा, ये देखना चाह रहे हैं। से दिस इज सम फंक्शन ऑफ x, जो भी है एनी क्वांटिटी, नाम दे दिया f। इसको हम देखना चाह रहे हैं मिनिमम कब बनेगा। तो मिनिमम चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम पढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले टेस्ट के लिए। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को तो इक्वल टू 0 रखते हैं और सेकंड डेरिवेटिव को करके देखते हैं कि वो पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम हो जाएगा ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2xi माइनस a इज इक्वल टू 0। मतलब इन सभी को इंडिविजुअली 0 होना पड़ेगा, जो इसका सम होगा। 2 तो चलो बाहर आ जाएगा, समीशन xi माइनस a पे चला जाएगा, दिस इक्वल टू 0। और समीशन xi a तो देखो आपका कांस्टेंट नंबर, उसके समीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर अगर मैं समीशन ले जाऊं तो समीशन a चला जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके माइनस का। समीशन xi, समीशन a कितना आएगा वो आपके पास, a तो कांस्टेंट है, समीशन 1 पे चला जाएगा। 1 को n टाइम ऐड करोगे तो n ही आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, समीशन xi बाय n। मतलब a क्या निकल आया, x बार ही निकल आया आपके पास। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखने से क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया मीन। सेकेंड डेरिवेटिव करोगे, दोबारा से डेरिवेटिव करोगे तो 1 ही तो आ जाएगा आंसर, पॉजिटिव आ रहा आंसर। और पॉजिटिव में क्या बनता है, मिनिमा बनता है। तो मतलब जब आप डेविएशन का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो a को अगर आप x बार ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिनिमम आंसर आएगा बाकी सब। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास रहती है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास, और उसमें हमारे लिए काम अर्थमेटिक मीन निकालना इतना आसानी से नहीं निकल पाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन में लिख रही हूँ, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। मार्क्स है हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 to 60। उनकी फ्रीक्वेंसी दे दी कि 12 बच्चे इसमें, 18 इसमें है, 27, 20, 17 और 6 ये दे दी। मतलब टोटल 100 स्टूडेंट्स का डाटा ये आप देख सकते हैं चेक करके। अब मुझे इसका मीन निकालना है।
तो मीन कैसे निकालोगे बताओ? अगर टेबल की फॉर्म में आ जाए, ग्रुप्ड आ जाए डाटा, ग्रुप डाटा है ना ये, यस मैम। तो मीन कैसे निकलेगा बताओ? पहले तो मैम क्लास मार्क मार्क निकाल निकालेंगे। एक्स यस, आई। मैंने आपको बताया था कि क्लास मार्क को यूज कर लेना जब भी एक सिंगल पॉइंट लेना हो आपको पूरे में से। सबसे पहले हम क्लास मार्क निकाल लेते हैं। यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा मिड पॉइंट, 15, 25, 35, 45, 55। अब बताओ अब क्या करें? ये एक्स आई हो गया। अगर अभी एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करेंगे तो मैम थोड़ी टीडियस प्रोसेस हो जाएगी, तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड लगा यस, दीजिए। बिल्कुल। देखो यहाँ पे अगर हम एफ आई एक्स आई करने बैठ गए तो एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है, और कॉम्पिटिटिव टेस्ट या फिर एंट्रेंस टेस्ट में हमारे पास इतना टाइम नहीं हुआ करता है। अब अगर आप देखोगे जो पीएचडी वाला पेपर है आपका, 1.25 घंटा का पेपर अप्रोक्सीमेट रहता है, कई बार तो 1 घंटा ही बचता है, क्योंकि बीच में वो शीट वगैरह भी साइन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे। अब 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना कोई आसान थोड़ी ना है, ठीक है ना? तो स्पीड तो चाहिए हमें, मल्टीप्लाई तो करने नहीं बैठ सकते। तो यहाँ पे हम डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं। डेविएशन मेथड क्या कहता है? आप पहले डी आई निकाल लो। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। अभी जो हमने पीछे डेविएशन निकाली थी वही निकाल रहे हैं। एक्स आई माइनस ए करोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका एक्स आई माइनस ए? पहले वाला अगर आप ए क्या है यहाँ पे? ए कोई भी आप एक नंबर मान सकते हैं, एनी नंबर। मैं आपको ये कहूंगी ए आप वो मानना जो सबसे मिडल वाला, बेस्ट वही रहता है, उससे डिफरेंस निकालने में काम आसान रहता है। जैसे अगर मैं इसका मिडल देखूं इन सभी क्वांटिटी का, तो कुछ 25 और 35 हो गया। तो इससे भी छोटा ले लो, 30 ले लो, चलो ए को 30 ले लो, करो सब्ट्रैक्ट। 5 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 25। 15 माइनस 30 माइनस 15 माइनस 10, सॉरी माइनस 5। 25 में से 30 गए, माइनस 5, ये 5, ये 15, ये 25, ये मिल गया हमें, ठीक है। अब इसका सम करके देखो और बताओ क्या आ रहा है। क्या अब इसका सम करना आसान है आपके लिए? समीशन एफ आई डी आई निकालेंगे हम। अभी भी आपका काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही लग रहा है हमें, देखा जाए तो अभी भी काम कॉम्प्लिकेटेड ही है। समीशन एफ आई डी आई निकालने में अभी भी हमें दिक्कत आ रही है। 12 को 25 से मल्टीप्लाई करना, 18 को माइनस 15 से, 27 को माइनस 5 से। चलो 5 वाले तो ठीक है। तो एक काम और करते हैं, बाय में एच और कर देते हैं, किसी स्केल से डिवाइड कर देते हैं, एनी स्केल से। एक ऐसे नंबर से डिवाइड करो आप यहाँ पे जो सभी में मल्टीपल बन रहा हो। अगर हम ये देखें सारे के सारे 5 के मल्टीपल है नंबर, तो ए की वैल्यू तो हमने लिया 30 और एच की वैल्यू हमने ले लिया 5। करो 5 से डिवाइड, यहाँ क्या बन जाएगा? -5, -3, -1, 1, 3, 5, यही बन जाएगा। अब हमारा काम आसान हो गया। अब अगर हम देखें, अब समीशन एफ आई डी आई निकालना आसान है। अब निकालो, बताओ क्या आ गया आपका आंसर? जब आप 12 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे, -60, 18 को -3 से करो, 54, ऐसे -27 हो गया, 20 हो गया, 17 3 51 एंड 6 5 30, ये आ गया। इसको ऐड करोगे, अगर आप ऐड करोगे, देखो -60 और 30, ये हो गया माइनस का 30। एडजस्टमेंट करा करो, -54 और 51, ये हो गया माइनस का 3, -27 और 20, ये हो गया माइनस का 7। टोटल आ गया माइनस का 40। आप देख सकते हो -33 -7 माइनस का 40 आ गया। तो किसकी वैल्यू आई आपके पास? समीशन एफ आई डी आई की -40। अब की बार मीन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आपने क्या किया है? डी आई को एक्स आई माइनस ए बाई एच बनाया। तो जो आपने माइनस किया है पहले उसको यहाँ पे कर दो ऐड, ए माइनस किया था। जो आपने डिवाइड किया है एच, उसको कर दो मल्टीप्लाई। अब लगा दो फॉर्मूला, समीशन एफ आई डी आई बाई एन। तो फॉर्मूला याद रहेगा कि जो जो हमने चेंजेस किए थे उसी का उल्टा काम एक्स बार लिखते हुए कर दिया। ए को हमने माइनस किया था डी आई बनाते हुए, उसको कर दिया यहाँ ऐड। डी आई बनाते हुए हमने एच से डिवाइड किया था, यहाँ कर दिया मल्टीप्लाई, ताकि हम जो जो हमने एडजस्टमेंट की वो लास्ट में आके वापस रिवर्स प्रोसेस लग के फाइनल आंसर सेम दे जाए, इसलिए हमने ऐसा किया। फाइनल आंसर हम देख सकते हैं
ए हमने किसको माना था मिडल पॉइंट 30 को। ये आप लेने में किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर लो जो इनके डिफरेंस को आगे पीछे से सेम कर दे, तो इसलिए हमने 30 लिया। एच आपने किसको माना था 5 को। समीशन एफ आई डी आई आपका है -40 अप्रोक्सीमेट, एन आपका था 100, तो ये आंसर आ गया आपका, इससे कैंसिल हो गया। 5 2 लिख सकते हो या 2 लिख सकते हो, 30 - 2 आंसर इज 28। तो आप वैसे सॉल्व करते काफी बड़ा हो जाता, अब आपका आंसर डायरेक्ट आ गया है 28 आ गया। तो 2 मिनट का अगर प्रैक्टिस हो जाए तो, और फॉर्मूला भूल भी नहीं सकते हो क्योंकि -a तो हमने पहले भी किया डेविएशन में, अब बाय में h और कर दिया, जो फैक्टर आपका सब में सेम दिख रहा था। जो जो आपने पहले किया x बार के अंदर आपको उसका अपोजिट काम करना है, a माइनस क्या था यहाँ ऐड करना है, h डिवाइड में था उसको मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस लगाया है। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, तो आज ट्राई करके देखना है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। मीन वाली चैप्टर तक बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके मीन तक। वीके कपूर एससी गुप्ता की बुक में से आपको 2.14 पेज तक करके आना है आज। ठीक है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होंगे, वो आप चाहे ट्राई, अगर टाइम मिलता है डेफिनेटली करो, अगर नहीं मिलता तो एग्जाम्पल जरूर सारे साथ सब करना, 2 से लेकर 2.14 पेज तक।